हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शर्मा आप सभी का नेट जेआरएफ अचीवर चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करवाने वाली हूँ, इसलिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। आज हम हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और भारत के भूगोल से। एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल प्रायद्वीप स्थित है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। आकार में विषम चतुर्भुज भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। यूनानियों ने इसे इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद और हिंदुस्तान कहा। भारत नाम संभवतः ऋग्वेदिक काल में प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा। देखिए, ये है इंडिया एशिया महाद्वीप का मैप और इसमें ये पूरा एशिया है और ये हमारा इंडिया है। ये ऑरेंज कलर में जो है ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये है हिमालय और नीचे ये इंडियन ओशियन हिंद महासागर है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है और इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं, सिक्किम के प्रदेश शामिल हैं। दूसरा है गंगा और सिंधु का मैदान, जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ। इस क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण का पठार। उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी घाटियों तक फैला हुआ है। और फोर्थ है दक्षिण का मैदान है, वो लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र वाला है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र प्रदेश स्थित हैं। भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। उत्तर में दक्षिण भारत की संस्कृतियाँ, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ और दक्षिण में द्रविड़ और आर्य दो संस्कृतियों का विकास हुआ। उत्तर में आर्य और दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति। सांस्कृतिक विविधता, भारत में प्राचीन काल से विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग रहते आए हैं। इस कारण भारत की सांस्कृतिक विविधता इसकी पहचान बन गई। विभिन्नता में एकता, भले ही भारत में विविधताएं हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह एकजुट रहा। यही विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता बनी। सांस्कृतिक सीमाओं का प्रभाव, हिमालय और समुद्र जैसी प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में बांधा। हिमालय और समुद्र जैसी प्राकृतिक जो सीमाएं हैं, उन्होंने भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में बांधा। इससे एक साझी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वे हैं भाषा, साहित्य, सामाजिक, धार्मिक आदर्शों ने भारतीय संस्कृति को मजबूती दी, उन्हें आगे बढ़ाया। और इसमें महाकाव्य एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष और वहाँ के निवासियों को भारतीय कहा, मतलब यहाँ रहने वालों को भारतीय और भारत को भारतवर्ष कहा महाकाव्य और पुराणों में। प्राचीन शास्त्रों में भारत की परिभाषा दी गई है। उसमें विष्णु पुराण और अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखता है कि हिमालय से
लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नृजातीय तत्व। भारत के नृजातीय तत्व उत्खनन में मिले अस्थिपिंजरों के आधार पर B.S. गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा। नृजातीय विज्ञान में विभिन्न जातियों की उनके सिर और नासिक संबंधी इंडेक्स के आधार पर पहचान की गई। वे 6 जो जातियां हैं वे हैं, पहली है निग्रिटो, प्राचीन मानव समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए थे। इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं छोटे कद, गहरे काले रंग की त्वचा, घुंघराले बाल और चौड़ी नाक, मोटे होठ। भारत में प्रमुख समूह है जो निग्रिटो जनजाति है। इसके प्रमुख समूह है जो भारत में स्थित है वे अंडमान द्वीप समूह में है और जारवा और सेंटिनेलीज। दक्षिण भारत की कुछ ही छोटी जनजातियां अब लुप्त प्राय हो चुकी हैं जो अब नहीं रही। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह है ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली जनजातियों से संबंधित था। दक्षिण एशिया में आर्यों के आगमन से पहले इन्होंने भारत में प्रमुख आबादी माना जाता था। इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं मध्यम कद होता था इनका, काले से भूरे रंग की त्वचा और चौड़ी व चपटी नाक। पर भारत में प्रमुख जन मुंडा, खास जो संथाल, मुंडा, खासी, भील और गोंडा आदि हैं। आज भी यह समूह मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, असम में पाया जाता है। तीसरी जो जाति है वो है मंगोलियन। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती थी और इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं पीली त्वचा, छोटी और चपटी नाक, छोटी आंखें, सीधे बाल। भारत में प्रमुख जनजातियां नागा, मिजो, मणिपुरी, भूटिया, लेपचा, गारो और काचारी आदि। इनका प्रभाव मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में देखा जाता है। फोर्थ है मेडिटेरियन। यह समूह द्रविड़ और इंडो आर्यन भाषी जातियों में पाया जाता है। इस समूह के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। मेडिटेरियन जो जनजाति वाले लोग थे उनको सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता था। इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं मध्यम कद, गेहुआ रंग, सीधी नाक और घने बाल। भारतीय में प्रमुख समूह हैं इस जनजाति के तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, बिहारी, बंगाली, राजस्थानी लोग। आज भी यह समूह भारत के उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी भागों में प्रमुखता से पाया जाता है। पांचवी जो जनजाति है वह वेस्टर्न ब्रैकाइसेफलस। यह समूह है भारत के पश्चिम और मध्य भागों में निवास करता है। ब्रैकाइसेफलस का अर्थ होता है चौड़ा सिर, जो इसी का प्रमुख स्थान होता है। इनकी शारीरिक जो विशेषताएं वे हैं चौड़ा और गोल सिर, मध्यम कद, हल्का भूरा रंग। भारत में प्रमुख समूह है गुजराती, पारसी, महाराष्ट्रियन और राजस्थानी जातियां। यह समूह मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। छठी और लास्ट जनजाति यह है नॉर्डिक। यह समूह भारत में सबसे बाद में आया, जिसे आमतौर पर आर्य समूह भी कहा जाता है। ये लोग मूलतः यूरोप और मध्य एशिया से आए थे। इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं लंबा कद, हल्का गेवा रंग, लंबी नाक और चौड़ा माथा, हल्के रंग की आंखें, कभी कभी भूरी और कभी कभी नीली भी होती थी। ये जो शारीरिक विशेषताएं हैं बहुत कम पूछने को मिलती है, मतलब बहुत कम। ये छठी जनजाति है वो पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, कश्मीर और उत्तर भारतीय आर्य जातियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और यह समूह मुख्य रूप से उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर में पाया जाता है।
भाषाविदों ने भारतीय नृजातियों को चार भाषा समूहों में विभाजित किया। भारत में भाषाई विविधता अद्वितीय है। यह मुख्यतः चार प्रमुख भाषा परिवार पाए जाते हैं: ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन और तिब्बती चाइनीज। ऑस्ट्रिक में प्राचीन आदिवासी भाषाएं हैं जो झारखंड, उड़ीसा और असम में देखने को मिलती हैं। द्रविडियन में दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं हैं और इंडो यूरोपियन में उत्तर और पश्चिम भारत की प्रमुख भाषाएं। तिब्बती चाइनीज में उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय क्षेत्रों की भाषाएं हैं। ऐतिहासिक स्रोत इतिहास में ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व क्यों है? क्योंकि मानव अतीत को संजोए रखने का एकमात्र स्रोत इतिहास ही है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के आरंभिक विकास की जानकारी देता है। वर्तमान मानव का स्वरूप कार्मिक विकास का परिणाम है। कल्हण द्वारा इतिहास की व्याख्या। रजत रंगिणी में इतिहासकार कल्हण ने लिखा कि निष्पक्ष इतिहासकार वही होता है जो राग द्वेष से मुक्त होकर न्यायाधीश की भांति कार्य करे। प्राचीन भारतीय इतिहास के कालखंड। प्रागैतिहासिक काल, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो हैं किंतु पढ़े लिखे नहीं जा सकते, जैसे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति में। ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं इसमें। प्राचीन भारत के इतिहास में प्रमुख स्रोत। जो प्राचीन भारत के इतिहास में प्रमुख स्रोत हैं वे पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। 3 भागों में बांटा गया है इतिहास के प्रमुख स्रोतों को। एक डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की थी। ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनको 3 भागों में बांटा। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में है अन्वेषण, खोज, उत्खनन। उत्खनन में प्रमुख एक व्यक्ति है जो अलेक्जेंडर कनिंघम, और थर्ड है अभिलेख। इसमें भी जेम्स प्रिंसेप को एक अलग स्थान दिया गया है। और फिर है स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरे और पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण। फिर सेकंड, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 भागों में बांटे गए हैं: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वे साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण। थर्ड जो है विदेशी साहित्य स्रोत, इनको यात्रियों के विवरण के आधार पर बांटा गया है, जैसे कहाँ से यात्री आए थे। एग्जाम्पल, यूनान एवं रोम के यात्रियों के विवरण, चीन यात्रियों के विवरण और अरबी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरे आदि अवशेष आते हैं। सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार पुरातत्ववेत्ता केवल अच्छी वस्तुओं को ही नहीं खोता, अपितु वह मनुष्य को भी खोता है तथा उनका अन्वेषक होता है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। बीबीलाल थापर के अकॉर्डिंग पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत में मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण यानी खोज सर्वप्रथम
खोज सर्वप्रथम करनी पड़ती है। इसके पश्चात उस स्थल पर उत्खनन यानी खुदाई करने से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका अध्ययन करने से प्राचीन संस्कृति के बारे में पता चलता है। अन्वेषण होता है खोज। सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थलों की पहचान यानी खोज की जाती है। जब किसी स्थल की ऊपरी सतह से थोड़ी खुदाई पर ऐसी वस्तुएं मिलने लगती हैं जो वर्तमान में प्रयुक्त नहीं होती, उस स्थल की पहचान पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। इसके पश्चात पुरातात्विक स्थल की गहरी खुदाई की जाती है और प्राचीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया जाता है। एग्जाम्पल है, हड़प्पा से प्राप्त प्राचीन ईंटों के आधार पर उसके पुरातात्विक स्थलों के होने की पहचान की गई थी। उत्खनन जो खुदाई है, खुदाई की शुरुआत जब किसी पुरातात्विक स्थल की खोज पूरी हो जाती है, उसकी खुदाई यानी उत्खनन शुरू किया जाता है। उत्खनन के प्रकार उत्खनन दो भागों में बांटा गया है। उत्खनन को लंबवत और क्षैतिज उत्खनन। लंबवत उत्खनन यह उत्खनन की वह विधि है जिसमें किसी स्थान पर गहरी खुदाई की जाती है, मतलब गहराई में खुदाई की जाती है। यह खुदाई स्थल की विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी देता है। जो लंबवत उत्खनन है, यह खुदाई स्थल की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी देता है। इसमें उत्खनन की वह विधि है जिसमें किसी स्थान पर गहराई में खुदाई की जाती है। यह खुदाई स्थल की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी देता है। लंबवत उत्खनन प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी देता है और गहराई में इसकी खुदाई की जाती है। इसमें खुदाई सतह से नवीनतम संस्कृति के अवशेष मिलते हैं और निचली सतह से प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इस प्रक्रिया को सूत्रीकरण भी कहते हैं। इससे हमें संस्कृतियों का कालक्रम ज्ञात होता है। एग्जाम्पल है, हड़प्पा स्थलों पर गहराई में खुदाई करके यह पता चलता है कि यहाँ विभिन्न कालक्रमों में अलग अलग निर्माण में गतिविधियाँ हुई। क्षैतिज उत्खनन, इसमें किसी स्थल को विस्तृत क्षेत्र में एक ही स्तर पर खुदाई की जाती है। इसमें किसी स्थल मतलब कोई स्थल होता है, उसमें विस्तृत क्षेत्र पर एक ही क्षेत्र जो ऊपरी परत होती है उस पर खुदाई की जाती है। इस उत्खनन में किसी एक विशेष समय की संस्कृति की विस्तृत जानकारी मिलती है। इससे यह पता चलता है कि उस काल में लोग कैसे रहते थे, उनकी बस्तियाँ कैसी थी और उनका जीवन कैसा था। क्षैतिज खुदाई में एक समय विशेष की सभ्यता की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें समय विशेष के बारे में भी पता चलता है। उदाहरण, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा की खुदाई से वहाँ की नगरीय व्यवस्था का ज्ञान हुआ। व्हीलर के कथन और उसका विश्लेषण। सर मोर्टिमर व्हीलर, उन्होंने कहा कि लंबवत उत्खनन रेलगाड़ी के बिना रेल की समय सारणी है और क्षैतिज उत्खनन जो है वो रेल समय सारणी के बिना रेलगाड़ी है। खनन में समय क्रम को समझते हैं। खुदाई गहराई में की जाती है, अलग अलग समय की परतें मिलती हैं, छोटे क्षेत्र में गहरी खुदाई की जाती है और लंबवत उत्खनन में ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में पता चलता है। क्षैतिज उत्खनन में सांस्कृतिक विवरण समझा जाता है और सतह पर विस्तृत खुदाई की जाती है। एक समय की पूरी संरचना मिलती है। बड़े क्षेत्र में उथली खुदाई की जाती है और इससे समाज और उसके जीवन शैली के बारे में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई के दौरान क्षैतिज उत्खनन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभ्यता के कालक्रम को समझना? नहीं, क्योंकि सभ्यता के कालक्रम को क्षैतिज उत्खनन में नहीं, लंबवत उत्खनन में समझा जाता है।
और स्थल की विभिन्न ऐतिहासिक परतों का विश्लेषण करना। विभिन्न परतों का विश्लेषण भी लंबवत में किया जाता है। सभ्यता की सामाजिक संरचना और नगर योजना को समझना सही है, क्योंकि क्षैतिज उत्खनन में ऊपरी परत का उत्खनन किया जाता है और सामाजिक संरचना के बारे में समझा जाता है। स्थल की सबसे गहरी परत तक पहुंचना, ये भी लंबवत का एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्खनन पद्धति को मॉर्टिमर व्हीलर ने रेल समय सारणी के बिना रेलगाड़ी कहा था। नंबर 3, लंबवत उत्खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी विशेष समय की संपूर्ण सांस्कृतिक संरचना को समझना नहीं, ये क्षैतिज का है। स्थल की गहराई में जाकर विभिन्न ऐतिहासिक परतों को पहचानना सही है, क्योंकि एक संकीर्ण जगह से लेकर हम गहराई तक खुदाई करते हैं। इसमें केवल पुरातात्विक अवशेषों को संग्रहण करना गलत। किसी स्थान की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना। वर्तमान भौगोलिक स्थिति को जियो में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज उत्खनन के बारे में सही है? यह स्थल ऐतिहासिक क्रम को समझने के लिए किया जाता है। नहीं, ऐतिहासिक क्रम को समझने के लिए हमें गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी, तो गहराई के लिए लंबवत वाले। और इसमें खुदाई संकीर्ण क्षेत्र से गहराई तक अभी पढ़ा हमने, लंबवत का ही, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। एंड इसमें किसी सभ्यता के सामाजिक और नगरीय जीवन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ये आंसर सही है, क्योंकि ये क्षैतिज का एग्जाम्पल है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करवाई और प्राचीन भारतीय इतिहास, मुद्राओं, शिलालेखों, स्थापत्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका महत्वपूर्ण योगदान जो है 1861 में भारत सरकार के पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए। 1870 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक बन गए और सारनाथ, सांची, तक्षशिला की खुदाई करवाई। भारत में बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन इतिहास को समझने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा संग्रहित की गई कुछ प्राचीन भारतीय मुद्राएं आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, कॉइन्स ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज, एशियाटिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बिल्सा टॉप्स और स्तूप ऑफ बरहुत। बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वे लिखित प्रमाण होते हैं जो शिलालेखों, पत्थरों, स्तंभों और ताम्रपत्रों मतलब तांबे की प्लेटों पर और दीवारों, मूर्तियों पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख है बेगाजकोई, मध्य एशिया का अभिलेख। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जिक्र किया गया है। इसमें ऋग्वेद की तिथि निर्धारण करने में मदद मिलती है। इससे ऋग्वेद की तिथि निर्धारित करने में मदद मिलती है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक का अभिलेख, जो 300 ईस्वी पूर्व का है। D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ख्रोस्ती, यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखे गए थे। मास्की, गुर्जरा, निटर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।
अन्य अभिलेखों में इन्हें देवताओं का प्रियदर्शी कहा गया। अशोक के अभिलेख पढ़ने की कोशिश। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर उन पर खुदे लेखों को पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें उनकी प्रशस्तियाँ मिलती हैं, जिसमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इससे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख है अभिलेख काल अनुक्रम में। देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ये रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, उसके व्यक्तित्व और कृतियों का विवरण दिया गया है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसमें सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। लिखा ये गौतमी बलश्री ने। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का इसमें पूरा विवरण दिया गया है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण तथा महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन किया गया है। भीतरी स्तंभ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किया गया है। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक घटनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। और मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसमें सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। जो मालवा नरेश ने सैनिक उपलब्धियां धारण की या फिर दी, उनका वर्णन किया गया है। बांसखेड़ा अभिलेख ये हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षकालीन प्रशासन एवं पदाधिकारियों के बारे में वर्णन मिलता है इसमें। अभिलेखों की परंपरा आगे भी ऐसे ही बनी रही। मौर्य मौर्योत्तर और गुप्त काल के अभिलेखों में कार्पर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित किया गया। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे और जो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक अभिलेख है और प्रतिहार नरेश भोजराज का ग्वालियर अभिलेख। बंगाल के शासक विजयसेन का देववाड़ा और गैर सरकारी अभिलेख मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमैन के लेखों का विवरण है। गैर सरकारी अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ये 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य भारत का अभिलेख है।
अभिलेखों का अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज विद्वान जो पुरातत्व और प्राच्य अध्ययन के विशेषज्ञ थे। जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे जेम्स प्रिंसेप। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को यूनानी लिपि की सहायता से पढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन लिपियों को पढ़ा जा सका। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों में उल्लेखित देवनामप्रिय की पहचान सिंहल श्रीलंका के राजा तीस से की, जिसे वही के दीपवंश और महावंश ग्रंथों के आधार पर भारतीय सम्राट अशोक की उपाधि बताया। 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी मिला। जेम्स प्रिंसेप बनारस और कोलकाता के टकसाल में महापरखी भी रहे। उन्होंने मुद्रा राक्षस, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान और विविध पहलुओं का भी अध्ययन किया। उनके द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह इंडियन एक्टिविटीज है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सहारा लिया, जिन पर शासकों के नाम एक तरफ यूनानी लिपि में और दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। स्मारक और भवनों से संबंध काल के लोगों की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों में 5500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चला कि देश में लोहे का लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लकड़ी से बने ध्वजा अवशेष, कौशाम्बी की खुदाई से महाराजा उदयन का राजप्रसाद एवं घोषित राम नामक विहार के अवशेष इत्यादि तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ 10 अवतार मंदिर, ललितपुर, भीतरगांव का मंदिर कानपुर तथा अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू एवं बौद्ध कला की सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर और मध्य भारत के बेसर शैली, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली और उत्तर भारत में खजुराहो का कंदारिया महादेव का मंदिर नागर शैली में उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा और बरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जाता है। सिक्के
अभिलेख स्मारकी भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा डलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियाँ भी खुदी हैं जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा जैसी धातुओं से बने थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने जो मुख्यतः शीशे, चांदी और तांबा, सोने के बने होते थे। पकाई गई ईंटों के सिक्के अधिकांश साँचे कुषाण काल के हैं जो गुप्तोत्तर काल में लुप्त प्राय हो गए। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के और गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी जिन पर प्राय नरेश, सामंत, पदाधिकारी गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं। लेख व तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ। विशेषतः हिंद यवन शासकों का। कुषाणों के समय सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप तथा अश्वमेध यज्ञ और कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए चित्र वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण को दर्शाते हैं। मूर्तियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव और मथुरा कला पर पूर्णतः स्वदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। बरहुती, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मोहरे। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत ही सहायता मिली। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और वसाड़ से प्राप्त की मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। काल निर्धारण की प्रमुख विधियाँ। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 यह जैविक कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारण की प्रमुख विधि है। केवल 50,000 वर्ष तक पुरानी वस्तुओं के लिए ही कार्बन डेटिंग जो है वो प्रभावी है। उष्मादीप्ति विधि द्वारा मृत भांडों आदि की आयु की गणना की जाती है। यह मिट्टी के बर्तनों, ईंटों, कांच और खनिजों की
आयु निर्धारण करने में सहायक है। जब ये वस्तुएं गर्म की जाती हैं तो वे ऊर्जा छोड़ती हैं, जिससे उनकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग ज्वालामुखी चट्टानों और खनिजों की तिथि निर्धारण करने के लिए उपयुक्त है। जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है वह ज्वालामुखी चट्टानों और खनिजों की तिथि निर्धारण करने के लिए उपयुक्त है। लाखों वर्षों तक पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में सहायक है। यूरेनियम श्रृंखला डेटिंग चूना पत्थर, परवाल और अन्य खनिज आधारित वस्तुओं की आयु निर्धारण करने में यूरेनियम श्रृंखला डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष वलय काल निर्धारण वृक्षों के तनों में पाई जाने वाली वार्षिक वलय रिंग्स की गणना द्वारा तिथि निर्धारण की जाती है। यह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थितियों का भी अध्ययन करने में सहायक होती है। इन विधियों का चयन उस पुरातत्वीय स्थल की वस्तुओं और उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों के प्रमुख उद्देश्य केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करना। 9 पुरातात्विक स्रोतों की उद्देश्य केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करना नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना ये भी नहीं। एंड केवल विदेशी यात्रियों का विवरण और विश्लेषण करना नहीं। इतिहास की वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करना सही है। पुरातत्वविद केवल वस्तुओं को ही नहीं खोता, वह मनुष्य को भी खोता है। यह कथन किसका है? ये कथन है सर मॉर्टिमर व्हीलर का। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरातत्वविद था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर देना।